दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम, जो राउल्ट ने 1886 में प्रस्तुत किया था। और किस लिए प्रस्तुत किया था? कोई लिक्विड सॉल्यूशन है हमारे पास में, इसके दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए को माना है हमने सॉल्वेंट और कंपोनेंट बी को माना है सॉल्यूट। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो भी कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए मानो बी मानो, उसके मोल फ्रैक्शन मोलंस और उस कंपोनेंट की वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर, इन दोनों के मध्य एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, उसको राउल्ट के लॉ से नाम से जाना जाता है। तो स्टेटमेंट क्या था कि लिक्विड सॉल्यूशंस में, द्रवीय विलयनों में, किसी कंपोनेंट की वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, किस पर? सॉल्यूशन के सरफेस पर। विलयन की सतह पर किसी घटक की वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, विलयन में उस घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो राउल्ट्स के नियमानुसार क्या होगा? कंपोनेंट ए के द्वारा लगाया गया पार्शियल प्रेशर क्या होगा? घटक ए के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब होगा पीए, जो किसके समानुपाती होगा? विलयन में उस घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश को हम काई से व्यक्त करते हैं, तो ये हो गया काई, और कंपोनेंट ए की मोल अंश क्या हो जाएगी? काई ए। समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो पी ए इक्वल टू होता है पी नॉट ए काई ए। ये राउल्ट्स लॉ है। वेयर पी ए क्या है? विलयन में घटक ए की वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब पी ए। काई ए क्या है? विलयन में घटक ए की मोल अंश, और पी नॉट ए है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये शुद्ध सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और शुद्ध अवस्था में, प्योर अवस्था में इसकी सतह पर, ये विलयन की सतह पर इसकी वाष्प के द्वारा कितना दाब लगाया जा रहा है? पी नॉट ए। कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ये निश्चित मान है, तो पी नॉट ए हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली कंपोनेंट बी भी है इसमें, सॉल्वेंट सॉल्यूट, बी माना हमने उसको, तो मैंने लिखा घटक बी के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब क्या हो जाएगा? पी बी किसके समानुपाती होगा? विलयन में उपस्थित घटक बी की मोल अंश। विलयन में घटक बी के मोल अंश कितने हैं? काई बी। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एच, सॉरी, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी काई बी, इक्वेशन नंबर 2। वेयर पी बी क्या है? विलयन में घटक बी की वाष्प के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब है। काई बी है विलयन में घटक बी के मोल अंश, कितने मोल फ्रैक्शन है विलयन में घटक बी के, और पी नॉट बी क्या है? शुद्ध सॉल्वेंट, सॉरी, शुद्ध सॉल्यूट की का वेपर प्रेशर। पी नॉट बी है आपका, ये शुद्ध सॉल्वेंट है, इसकी सतह पर इसकी वेपर के द्वारा कितना दाब लगाया जा रहा है? पी नॉट बी प्रेशर लगाया जा रहा है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये हमने समानुपाती चिन्ह हटाने पर कांस्टेंट वैल्यू रख दी। ये हो गया राउल्ट्स लॉ। अब राउल्ट्स लॉ को हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ये तो जनरल स्टेटमेंट है राउल्ट्स लॉ का, दो तरीके से पढ़ेंगे, वो डिपेंड करेगा इस सॉल्यूट पर। सॉल्यूट का नेचर कैसा है? सॉल्यूट वाष्पशील है या सॉल्यूट अवाष्पशील है? तो यहाँ पर दो केस बन जाते हैं राउल्ट्स के लॉ के। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, तो ये सॉल्यूट यहाँ पर वेपराइजेबल है, तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट के नियमानुसार पी ए समानुपाती काई ए मीन्स पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए काई ए। ये किसके लिए हो गया? घटक ए के लिए, कि शुद्ध द्रवीय विलयनों में विलयन की सतह पर किसी घटक के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब विलयन में उस घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। तो घटक ए का आंशिक दाब पी ए समानुपाती काई ए, समानुपाती चिन्ह हटा दिया, पी नॉट ए काई ए। इसी प्रकार से घटक बी के लिए हो जाएगा पी बी समानुपाती काई बी,
और पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बी काई बी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस विलयन के टोटल प्रेशर की हम बात करते हैं, कुल दाब की बात करते हैं, विलयन का कुल दाब कितना हो जाएगा। तो क्या कहता है, कुल दाब क्या होगा, टोटल प्रेशर कुल दाब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या कह रहा है, विलयन की सतह पर लगाया जाने वाला कुल दाब किसके बराबर होगा, सभी घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। दो घटक यहाँ पर आंशिक दाब लगा रहे हैं, ए और बी, कितना कितना, पी ए और पी बी, तो कुल दाब हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। अब हम यहाँ पर पी ए और पी बी का मान रखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की सहायता से, तो विलयन का कुल दाब हो जाएगा, पी ए का मान कितना है, पी नॉट ए काई ए प्लस पीबी का मान कितना है, पी नॉट बी काई बी। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं पहले मोल फ्रैक्शन, मोल अंश क्या होता है, विलयन में दो घटक हो चाहे कितने भी घटक हो, विलयन में सभी घटकों की मोल अंशों का बीजगणितीय योग सदैव इकाई होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, सभी घटकों की मूल अंशों का योग इकाई होता है। तो यहाँ से काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, काई ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस काई बी। तो यहाँ पर हम काई ए का मान रखेंगे, तो P इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में P नॉट ए, काई ए का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस काई बी प्लस P नॉट बी काई बी, गुणा करेंगे P इक्वल टू हो जाएगा P नॉट ए, एक से गुणा करा, माइनस P नॉट ए काई बी प्लस P नॉट बी काई बी। इसमें काई बी है, इसमें भी काई बी है, दोनों में काई बी कॉमन आ रहा है, पॉजिटिव को पहले रख लेंगे, इसको बाद में रख लेंगे। तो P इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में, P इक्वल टू आ जाएगा P नॉट ए प्लस, यहां से काई बी कॉमन लिया, बचा क्या, P, काई बी कॉमन ले लिया हमने, काई बी कॉमन लिया, बचा P नॉट बी माइनस, यहां से काई बी लिया P नॉट ए, P नॉट ए। ये फॉर्मूला बन के आया, कब, जब काई ए का वैल्यू कितना रख लेते हैं हम 1 माइनस काई बी, और यदि हम काई बी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, इस वाले काई बी की वैल्यू क्या रखेंगे 1 माइनस काई ए, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, P इक्वल टू कितना आ जाएगा, P नॉट ए की जगह पर आ जाएगा P नॉट बी प्लस काई ए, P नॉट ए माइनस P नॉट बी, वैल्यूज यहाँ पर जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई सा भी कंपोनेंट की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया आपका राउल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किसके लिए, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। यदि सॉल्यूट यहाँ पर वेपराइजेबल है तो उसके लिए राउल्स के नियम का फॉर्मूला ये हो जाएगा। यहाँ पर P क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P नॉट ए क्या है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर है, और काई बी विलयन में घटक B के मूल अंश हैं, और P नॉट ए, P नॉट बी क्या है यहाँ पर, P नॉट बी है शुद्ध सॉल्यूट का वाष्प दाब, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। अब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल रहा है, ये वैल्यू कांस्टेंट है P नॉट ए, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है काई बी। तो क्या हुआ, विलयन का वाष्प दाब किसका रेखीय फलन होगा, P, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, किसका रेखीय फलन होगा, विलेय पदार्थ की या घटक B की मूल अंश का। और यदि हम यहाँ पर काई बी की वैल्यू 1 माइनस काई ए रखते तो यहाँ पर काई ए आता, किसका रेखीय फलन हो जाता, घटक एक का रेखीय फलन हो जाता। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये नियम निकलता है, अपने पास में रिजल्ट निकलता है कि भैया विलयन का कुल दाब विलयन में उपस्थित घटकों के मूल अंशों का रेखीय फलन होता है। ये रिजल्ट यहां से निकल रहा है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। सपोज करिए यहाँ पर काई ए इक्वल टू 1 है, तो काई बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काई ए प्लस काई बी का योग सदैव 1 होता है। तो काई ए 1 है तो काई बी क्या हो जाएगा, 0, काई बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस स्थिति में यदि हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं P इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल दाब कितना हो जाएगा P नॉट ए, और काई बी कितनी है यहाँ पर 0,
ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इधर की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो विलियन का कुल दाब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। और सपोज करिए पी नॉट बी आपका यहाँ पर है, सॉरी पी नॉट ए यहाँ पर है। दोबारा समझिए, सपोज करें इस पॉइंट पर काई ए 1 है तो काई बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस स्थिति में हम यदि यहाँ पर विलियन का कुल दाब निकालते हैं पी, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट ए प्लस काई बी कितना इधर जीरो है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्या आया, पी इक्वल्स टू पी नॉट ए, विलियन का कुल दाब क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। अब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर सपोज करिए काई ए का मान कम हो रहा है और काई बी का मान बढ़ रहा है। और सपोज कर लिया हमने इस पॉइंट पर काई ए की वैल्यू हो गई जीरो, तो काई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इस पॉइंट पर। और सपोज करें इस पॉइंट पर यदि हम विलियन का कुल वाष्प दाब निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर काई ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, और काई बी की वैल्यू 1, तो काई बी की वैल्यू 1 रखो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस काई बी की वैल्यू 1 रख दी हमने, तो 1 का गुणा किया, इसमें क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे, तो P इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी नॉट बी, कुल दाब कितना आ जाएगा, पी नॉट बी, यदि इस पॉइंट पर काई बी इक्वल्स टू 1 है तो। क्लियर है। तो भैया अब सपोज कर लिया हमने घटक जो बी है वो ज्यादा वाष्पशील है, उसकी वाष्पशीलता अधिक है तो उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, तो विलयन का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो सपोज कर लिया हमने पी नॉट बी है इधर, आपका पी नॉट बी है इधर। अब ये क्या है, पी नॉट बी, इस बिंदु पर पी नॉट बी ये दर्शा रहा है विलयन का कुल वाष्प दाब। ठीक है जी। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इधर से चलो भाई लेफ्ट टू राइट। काई ए का वैल्यू कितना था पहले, कितना था, 1 था। अब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो काई ए की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। पहले काई ए की वैल्यू 1 थी, तो पी ए बराबर कितना था, पी नॉट ए था। अब काई ए का मान कम होगा तो इसका मान कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। तो इधर चलेंगे हम लेफ्ट टू राइट में, तो धीरे धीरे क्या होगा, विलियन के वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होती जाएगी, विलियन के वाष्प दाब में कमी होती जाएगी। तो ये जो कर्व है वो दर्शा रही है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए को। और यहां से चलें तो हम राइट टू लेफ्ट चलें तो यहां से भी समझ सकते हैं इसको, यहां से भी समझ सकते हैं। और राइट टू लेफ्ट चलें तो क्या हो रहा है, काई ए की वैल्यू बढ़ रही है और काई बी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। क्या होगा, काई ए की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पर कुल दाब जो इसका घटक था उसमें क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी धीरे धीरे। और जैसे ही काई बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये पी नॉट बी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो कर्व है वो दर्शा रही है पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी काई बी को दर्शा रही है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी काई बी को दर्शा रही है। और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, और रिजल्टेंट आ जाएगा आपका इस वाली कर्व से निकाल लेंगे हम दोनों का, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। और इसको पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं वाष्प दाब में अवनमन की, कि वाष्प दाब में अवनमन होता क्या है, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको समझते हैं इस एक डायग्राम से। ये कोई शुद्ध विलायक है, प्योर सॉल्वेंट है, और ये इसकी सतह पर क्या है, केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं। अब चूंकि हम जानते हैं वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, तो जब इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कोई निश्चित टेम्परेचर रखेंगे तो यहाँ पर इसका वाष्पीकरण होगा, और इसकी सतह पर जो विलायक के पार्टिकल थे उन सभी का वाष्पीकरण होगा। और सपोज करिए यहाँ पर जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो है पी नॉट ए। अब यदि हम इसमें विलय मिला देते हैं, अब यदि मैं इसमें अवाष्पशील विलय मिला देता हूं तो ये बन गया आपका विलयन, ये बन गया आपका विलयन। ये बन गया आपका विलयन। अब विलयन जैसे ही बन जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसके सरफेस पर
सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ साथ विलायक के कणों के साथ साथ कुछ विलेय के कण भी होंगे। रेड पेन से मैंने डिनोट किया है सॉल्यूट पार्टिकल्स को, विलेय के कणों। और विलेय ले रहे हैं हम अवाष्पशील, नॉन वेपराइजेबल। अब यहाँ पर जो जितना टेम्परेचर इतना था उसी टेम्परेचर पर यदि हम बात करते हैं तो उसी टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या होगा, विलयन का वाष्पीकरण होगा, वाष्प बनेगी। क्या इसकी वाष्प उतनी ही बनेगी जितनी यहाँ बन रही थी? नहीं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है, तो इसकी विलयन की सतह से केवल और केवल विलायक के कणों का वाष्पीकरण होगा। विलेय के कण तो बैठ गए यहाँ पर जम के, ना तो खाऊंगा और ना ही खाने दूंगा, ना तो मैं स्वयं निकलूंगा यहाँ से और ना ही बाकी के कणों को निकलने दूंगा। तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, और वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी तो यहाँ पर वाष्प कम बनेगी। और भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाष्प कम बन रही है तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विलयन का ये जो वाष्प दाब है P, उस शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P नॉट की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में अवनमन। कितनी कमी हुई, डेल्टा P निकालें यदि हम, वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, कितनी कमी होगी, इसके वाष्प दाब में जो ज्यादा था उसमें से विलयन का वाष्प दाब जो कम है उसको घटा दो। वाष्प दाब में अवनमन क्या हो जाएगा, P नॉट A माइनस P। वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, P नॉट A माइनस P। P नॉट A क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और P क्या है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब है। वाष्प दाब में अवनमन यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं राउल्ट का नियम किसके लिए, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए। अब आएगा आपकी समझ में बिजली की गति से। अब देखते हैं, तो अब सपोज करिए हमने कि जो सॉल्यूट यहाँ पर लिया है वो कैसा है, वो कैसा है, नॉन वेपराइजेबल है। तो भैया यहाँ पर जो वाष्प बनेगी वो केवल और केवल किसकी रहेगी, विलायक की रहेगी। यहाँ पर जो वाष्प रहेगी वो केवल और केवल किसकी रहेगी, विलायक की वाष्प रहेगी। विलय का तो वाष्पीकरण हो ही नहीं रहा, और वाष्पीकरण नहीं हो रहा तो उसकी वाष्प नहीं बनेगी, और वाष्प नहीं बनेगी तो वाष्प दाब उसका क्या रहेगा, नगण्य रहेगा। तो राउल्ट के नियमानुसार हमने क्या पढ़ा था, पी ए बराबर था पी नॉट ए काई ए, और पी बी बराबर था पी नॉट बी काई बी। विलयन का कुल दाब P बराबर क्या होगा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। क्योंकि हम जानते हैं पी नॉट बी काई बी क्या है, नगण्य। पी ए प्लस पी बी हो गया कुल दाब, पी ए प्लस पी बी, और ये कैसा है, नगण्य है। क्यों है नगण्य, क्योंकि विलय कैसा है, अवाष्पशील है, उसका वाष्प लगी दाब लगी नहीं रहा, तो ये पूरी टर्म हमने जीरो कर दी। तो विलयन का वाष्प दाब केवल और केवल क्या रहेगा, पी नॉट ए काई ए। घटक ए के आंशिक दाब के बराबर ही रहेगा विलयन का कुल दाब। तो यहाँ पर हम जानते हैं काई ए प्लस काई बी क्या होता है, एक। सभी घटकों के मूल अंशों का बीजगणितीय योग एक रहेगा, तो काई ए बराबर यहाँ से लिख देंगे हम 1 माइनस काई बी, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम काई ए की। तो विलयन का कुल दाब आ जाएगा अपने पास पी नॉट ए 1 माइनस काई बी, क्या रहेगा, P इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी। काई बी चाहिए हमको, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को इधर ले आया, क्या हुआ, पी नॉट ए काई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी को इधर ले गए। अब क्या बच रहा है, काई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काई बी इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसके लिए है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, राउल्ट के नियम का। काई बी बराबर, इसका भाग दे दिया, इसमें हमने डिवाइड कर दिया। पी नॉट ए माइनस पी क्या है, अभी बताया था, पी नॉट ए माइनस पी क्या है, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, और पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट ए क्या है यहाँ पर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो अब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि विलयन में घटक बी की जो मोल अंश घुली हुई है, विलय के जो मोल अंश है वो किसके बराबर होता है, पी नॉट ए माइनस
P अपॉन P नॉट ए के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये टर्म बनती है, पूरी टर्म क्या है, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात के बराबर होता है क्या, विलयन में विलेय पदार्थ की मोल अंश। और ये पूरी टर्म कहलाती है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। प्रश्न क्या बन रहा है, सिद्ध कीजिए कि राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है। तो राउल्ट का नियम क्या कह रहा है, इसको दोनों को समझते हैं। राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, द्रवीय विलयनों में किसी घटक का आंशिक दाब, द्रवीय विलयनों में किसी घटक का आंशिक दाब उस विलयन में उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब कोई घटक है, आई घटक ले लिया, उसका आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा, विलयन में उस घटक की मोल अंश के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट आई इंटू काई आई। समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने नाम। पी नॉट आई क्या है, जो भी घटक हम बात कर रहे हैं, जिस घटक के लिए राउल्ट का नियम परिभाषित कर रहे हैं, उस घटक की शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है जो कि कांस्टेंट होता है। अब हेनरी के नियम की बात करते हैं। हेनरी का नियम क्या कह रहा है कि किसी विलयन में, विलयन की सतह पर किसी गैस के द्वारा, गैस ले रहा है यहाँ पर हेनरी, किसी गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब विलयन में उस गैस की मोल अंश के समानुपाती होता है। सेम राउल्ट का नियम तो क्या कर रहा था, किसी भी घटक का, द्रवीय विलयनों में किसी भी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती था। स्पेशल केस हो गया हेनरी के लिए। हेनरी कह रहा है कि विलयनों में, विलयन की सतह पर किसी गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब, किसी गैस के द्वारा लगाया गया आंशिक दाब पी आई क्या होगा, विलयन में उस गैस की मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटाया था हमने, ध्यान हो तो आपको, तो पी आई बराबर हो जाएगा के एच इंटू काई आई। ओहो, लगभग तो सेम से ही रहे भाई, सेम से ही लग रहे हैं दोनों लगभग। कैसे, पी आई काई आई, पी आई काई आई। अंतर किसका रहा दोनों में, यहाँ पर तो स्थिरांक है पी नॉट आई और हेनरी के नियम में स्थिरांक है के एच। के एच क्या है यहाँ पर, हेनरी स्थिरांक, किसी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है हेनरी स्थिरांक, विशेष गुण है। ठीक है जी, तो इन दोनों का अंतर है, बाकी दोनों का परफॉर्मा दोनों का एक जैसा है। अब प्रैक्टिकली देखा गया किसी घटक के लिए, तो किसी घटक के लिए पी नॉट आई और के एच का मान समान प्राप्त होता है। प्रैक्टिकली, प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया, इसलिए राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है।